हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्या कुछ पूछा गया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नीट में वेरियस ईयर्स में। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गए, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड गाबा हो गए, स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी जो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके हेल्प से एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन के पास इंपल्स ट्रेवल कर कर जाती है, इंफॉर्मेशन पास होती है। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो रिसेप्टर साइट्स है, कहाँ जाकर वो बाइंड होने वाले हैं, वो साइट्स हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इस सवाल में पूछा गया है। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर साइट्स होनी चाहिए? नहीं। यदि मैं एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल को ऐसा समझूं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन वाले पार्ट को मैं यहां समझना चाहूं तो भैया ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी ये होगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और अपन इस मेम्ब्रेन की बात करें तो ये होगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो बीच का गैप है, दिस गैप इज एक्चुअली नोन एज सिनेप्टिक क्लफ्ट। दो न्यूरॉन के बीच का यही जंक्शन कहलाता है सिनेप्स। अब अपन जानते हैं कि एक न्यूरॉन से न्यूरॉन के पास जो इंपल्स है वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के पास, वो जो इंफॉर्मेशन है इंपल्स के फॉर्म में जो आई है, ये इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के पास जाएगी। दीज आर द सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। सिनेप्टिक वेसिकल मतलब एक थैले मान लीजिए आप, उन थैलों के अंदर केमिकल भरा हुआ है। वो केमिकल जो है वो इस न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को अगले न्यूरॉन के पास में पहुंचाने वाला है। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर के पास इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन से आएगी, यहां जाएगी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक वेसिकल के रप्चर होने के कारण ये बाहर निकल कर आएंगे और अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर जाकर बाइंड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पर यहां पर कुछ ऐसे स्पेशल रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है। ये रिसेप्टर्स कहां लगे हुए हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बहुत इजी क्वेश्चन था। यदि सिनेप्स वाला पोर्शन अपन को क्लियर है तो बहुत इजी है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन वाले पार्ट पर या डेंड्राइट वाले पार्ट की जो मेम्ब्रेन है वहां पर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट लगी रहती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। यही बात और क्लियर यदि आपको समझना है तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सॉन टर्मिनल वाले पार्ट पर प्रेजेंट है जो कि एक न्यूरॉन की है। ये पहला न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन से मिलकर जो जंक्शन क्रिएट होता है वही सिनेप्स होता है। ये दूसरा न्यूरॉन है और दूसरे न्यूरॉन के पास में आप देखिए यहाँ पर अलग अलग रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। एनसीईआरटी को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ईजीली किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत होती है एक एक बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की। यह पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। मतलब इनकरेक्टली पेयर्ड। अब सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा गया है। इनकरेक्ट, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट पूछा जाए, इनकरेक्ट पूछा जाए, यू प्लीज अंडरलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्टिकुलर वर्ड, ताकि आपके दिमाग में बार बार ये बात स्ट्राइक करती रहे कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। यहां पर इनकरेक्ट पूछा है मतलब गलत ढूंढना है। तीन ऑप्शन सही दिए होंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। क्या यह बात गलत लगती है? बिल्कुल नहीं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है। बिल्कुल। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में तो यह भी आता है कि रेस्पिरेशन के लिए कंट्रोल करने वाला सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। सही है। और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दैट्स नाइस। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स मूवमेंट। ये थोड़ी सी गड़बड़ बात हो गई भैया। ये अलग अलग रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है और साथ में मूवमेंट भी कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता। गलत बात है। तो मेरे ख्याल से तो यही गलत होना चाहिए, यही गलत भी है।
और आगे देखते हैं कहीं और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स। हाँ, रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस तरह से अलग अलग रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात। थर्मो रेगुलेशन के लिए हंगर, थर्स्ट, सेटाइटी सेंटर, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन दिया है कॉर्पस कैलोसम इज अ बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यस, कॉर्पस कैलोसम इट इज अ बैंड ऑफ फाइबर्स, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पस कैलोसम जो है वो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है और ये मैमेलियन फीचर भी है, मैमेलियन कैरेक्टर भी है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस तो बिल्कुल करेक्ट हैं। जो गलत है वो ये वाला ऑप्शन, और अपन से गलत ही पूछा गया है, तो आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसके पहले एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यदि देखा जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में दिया गया है कि इसमें सेंटर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, और यदि क्वेश्चन में ये भी लिखा होता तो भी बिल्कुल सही था, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, यानी स्टमक से डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह जो सिक्रीट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो उसके लिए भी जो रेगुलेशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा से चलता है, ये भी बात सही है, इसके पास सेंटर्स हैं। अगला, लिम्बिक सिस्टम के बारे में जो बात वहां गलत लिखी गई थी कि इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स हैं और बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम इज द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, और साथ में उससे जुड़े हुए कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद होना चाहिए अपन को, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोला जाता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, देखो लिखा है अलोंग विथ द हाइपोथैलेमस it is involved in the regulation of very important sexual behavior, expression of emotional reactions, example excitement, pleasure, rage, fear and motivation। तो इमोशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो मेनली लिम्बिक सिस्टम अपनी बॉडी में रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अलोंग विथ हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रम में डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर है जो कि एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। बॉडी बैलेंस से लेना देने वाला बात, इसमें कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ, ये सब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछा गया। अगली बात लिखी गई है हाइपोथैलेमस के बारे में, वहां लिखा गया था कि हाइपोथैलेमस से बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ बताया गया है, ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले हैं। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आपको खाना खाना है, खाने की इच्छा हो रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, ये सारे सेंटर्स जो है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का मतलब वो सेल्स हाइपोथैलेमस के जो कि सिक्रीट करेंगे केमिकल मैसेंजर्स नोन एज हॉर्मोन्स, जैसे कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, और इसी कारण से इन हार्मोन्स को नाम दिया जा रहा है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। कॉर्पस कैलोसम के बारे में लिखा हुआ है बेटा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं वो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस कैलोसम विच इज ए मैमेलियन कैरेक्टर। तो अपन को याद रखना है, यही बातें पिछले क्वेश्चन में दी गई थी, बस लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड जो बात थी वो गलत दी गई थी और इनकरेक्ट ही आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, तो इसमें लिखा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। अब सवाल दिया है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, वेरी इजी क्वेश्चन। सेरिब्रम इज रिलेटेड विथ मेमोरी
और बाकी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बाकी के पार्ट्स को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उनकी फंक्शनिंग को। लेकिन थर्मो रेगुलेशन वाली बात सेरिब्रम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट उससे रिलेटेड बात नहीं है। असली थर्मो रेगुलेटरी सेंटर अभी हम पढ़कर आए हैं, टेम्परेचर से संबंधित कंट्रोल रेगुलेशन जो है हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? हाइपोथैलेमस। अभी अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में यह भी पढ़ा है कि कॉर्पस कैलोसम तो वो स्ट्रक्चर है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में अपन ने पढ़ा है, इसके पास सेंटर होते हैं। किस किस बात के अच्छे से याद करना है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड सेंटर है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो सेंटर होता है इसका नाम भी अपन को याद होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात अभी अपन ने की थी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेशन के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए भी सेंटर है। बिल्कुल सही है। तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हार्ट रेट तेज हो रही है, कम हो रही है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास अपन ने एक और बात की अभी अभी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए भी एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए भी जो सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। अपने सवाल में अपन से पूछा गया है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन के लिए जो सेंटर है वो कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट वापस से अपन को अंडरलाइन करना होगा। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है, मतलब वापस से 3 ऑप्शंस मिलेंगे। करेक्ट, पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। सही बात है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अक्रॉस बिल्कुल डायरेक्टली फ्लो कर सकता है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में। सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बनाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। अगला, केमिकल सिनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये भी बात सही है, केमिकल सिनेप्सेस क्या यूज करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो भैया ये वाली बात भी सही लिखी हुई है, दूसरा ऑप्शन में भी सही लिखा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज करते हैं। अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी, स्टिमुलेटरी, कुछ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। केमिकल सिनेप्स में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स खुद केमिकल्स हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। बस थोड़ी सी गड़बड़ यहां ऐसी लग रही है कि ये फास्टर कैसे बोला भाई। केमिकल सिनेप्स जो है वो इंपल्स को फास्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में, फास्टर नहीं होगा, स्लोअर होता तो ये ऑप्शन सही बन जाता। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज नॉट ऑलवेज फास्टर। उल्टी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगी। द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अक्रॉस जो इंपल्स ट्रांसमिशन है केमिकल सिनेप्स के अक्रॉस वो फास्ट नहीं हो सकता, वो स्लो होता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो वहां पर इंपल्स ट्रांसमिशन फास्टर होता है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यस, जैसा कि पहले स्टेटमेंट को समझाते समय मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है उसमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बहुत पास में होती हैं। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, नजदीक रहते हैं, इस कारण से तो इंपल्स तेजी से फ्लो कर जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में, और वो मेम्ब्रेन्स पास में लगे हुए हैं, वो न्यूरॉन्स बहुत पास में लगे हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए। गलत जो स्टेटमेंट नजर आ रहा है वो थर्ड स्टेटमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि केमिकल सिनेप्स की जो इंपल्स ट्रांसमिशन रेट है वो स्लोअर होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। सो हमारा आंसर क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिनेप्स के बारे में यदि एक बार और ब्रीफिंग की जाए तो सिनेप्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। पहला टाइप जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो मेम्ब्रेन्स हैं, याद करना है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो उसकी मेम्ब्रेन्स बहुत पास होती हैं, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत नजदीक लगी होती हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इसी कारण से डायरेक्टली एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पर चला जाता है। इंपल्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में देखिए इट इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स, जबकि अपने क्वेश्चन में दिया गया था इंपल्स ट्रांसफर जो है वो केमिकल सिनेप्स के अक्रॉस फास्टर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, जो कि गलत बात थी और गलत ही अपन को बताना था।
केमिकल सिनेप्स में यदि बात की जाए तो केमिकल्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ये इंपल्स को एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पर ट्रांसमिट करती हैं केमिकल सिनेप्स में। यदि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होंगे तो इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस दिस सिनेप्स इज स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, यस। यदि वहां पर स्लोअर होता तो अपना आंसर में वो वाला स्टेटमेंट भी सही निकलता, कुछ और फिर गलती होती। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो यहां पर यह बात गलत लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द कॉलम करना है, तो यानी इसमें ऐसे सवाल जो आते हैं, इन क्वेश्चंस में आपसे बहुत सारी नॉलेज एक साथ चेक की जाती है कि आपको कहां कहां क्या क्या बातें याद हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहली लिस्ट में दिए गए हैं न्यूरॉन्स के बारे में बातें दी गई हैं, नर्व फाइबर्स, और सेकेंड कॉलम में दिया गया है कि वो नर्व फाइबर्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अपन को कॉलम को मैच करना है कि कहां पर कौन सी नर्व फाइबर्स होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन के सामने दिया है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में होते हैं? जी नहीं। बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं? जी नहीं। बाइपोलर न्यूरॉन्स तो रेटिना में होते हैं, यानी बी का ऑप्शन लगना चाहिए, बी के साथ मैच होना चाहिए। थर्ड, आगे देखते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं, अपन ने पढ़ा है एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं दे आर माइलिनेटेड। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है उसकी जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो अनमाइलिनेटेड। यहां पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं तो वो आंसर लगना चाहिए स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स दिया नहीं है, स्पाइनल नर्व्स दिया है, बिल्कुल होती हैं, तो सी का होना चाहिए फोर्थ। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो कहां होंगी? वो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। तो एक बार अपन वापस से देखें तो बाइपोलर न्यूरॉन्स का बैठना चाहिए रेटिना, यानी बी का होना चाहिए थर्ड। अब बी का थर्ड कहां कहां दिया है? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ए का सेकंड दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। ए का सेकंड क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होंगे और जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होगी। बात आती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से अपने इस सवाल की गुत्थी सुलझ जाएगी। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की यदि बात की जाए तो इसको मेरे को जोड़ना होगा स्पाइनल नर्व से, क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो स्पाइनल नर्व्स हैं, यानी सी का होना चाहिए फोर्थ। और सी का फोर्थ दिया है अपन को इसी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दिया है, लेकिन अपना यहां पर बी और ए मैच नहीं कर रहा, जो कि गलत है। यहां पर ए भी सही दिया है, बी भी सही है, सी का ऑप्शन भी सही मैच है। ऑब्वियस सी बात है, डी का भी सही होगा। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फर्स्ट, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में होती हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, अगेन एक बार और देखिए, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां मिलेंगे भैया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर न्यूरॉन्स रेटिना ऑफ आई। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। दिस इज ऑप्शन फोर्थ एंड दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है यहां पर? क्योंकि क्वेश्चन में यूनिपोलर नहीं दिया, ये डायग्राम है यूनिपोलर न्यूरॉन का, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज एक्सॉन, सेल बॉडी एंड वन लॉन्ग प्रोसेस दैट इज एक्सॉन। यहां पर बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, दो प्रोसेसेस, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है। तो ऐसे न्यूरॉन्स को बोला जाता है बाइपोलर न्यूरॉन्स, और ऐसे न्यूरॉन्स कहां होते हैं? रेटिना में। मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात की जाए तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में बात होती है सिंगल एक्सॉन अलोंग विथ टू और मोर देन टू डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, सेवरल डेंड्राइट्स, और एक एक्सॉन है। ऐसे न्यूरॉन्स को मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे? एक एक्सॉन, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, कहां पर मिलेंगे? रेटिना ऑफ आई में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलती हैं अपन को ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है नीट में, तो एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ना है, बस बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, काम बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन ब्रेन में ब्रेन स्टेम जो है वो किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है? तो यदि आप यहां पर देखें, पहला ऑप्शन मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा,
आंसर तो यही होना चाहिए, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, बिल्कुल सही बात है। फोर ब्रेन सेरिबेलम एंड पोन्स हो सकता है कि नहीं भैया, फोर ब्रेन सेरिबेलम और पोन्स कहां से वो ये ब्रेन स्टेम बनाने लगे? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, नो नो नो। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस तो जो है वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट्स हैं, और कॉर्पस कैलोसम जो है वो बैंड ऑफ ट्रैक्स है जो कि किसको कनेक्ट करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। ये भी ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। तो ब्रेन स्टेम का जो पार्ट है वो मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होते हैं। यदि अपन इस डायग्राम को देखें जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो इस एनसीईआरटी के डायग्राम से क्लियर बात हो जाती है कि मिड ब्रेन, जो कि यहां पर ये मार्क्ड है मिड ब्रेन वाला पार्ट, उसके बाद यदि देखा जाए तो इसी लाइन में सीधे आएंगे तो ये पोन्स वाला पार्ट, और इसी लाइन में और आगे जाएंगे तो ये मेडुला वाला पार्ट। क्योंकि मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये पोन्स वाला पार्ट और मेडुला, ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक लाइन में आते हैं, स्टेम, इसी कारण से इनको बोला जाता है ब्रेन स्टेम। थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी एनसीईआरटी की बात है, डायग्राम में साफ सुथरा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं ब्रेन स्टेम। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? पहला ऑप्शन, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। बहुत इजी क्वेश्चन था, टिप पर याद होना चाहिए ऐसी बातें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एटसेट्रा आर। यानी ह्यूमन ब्रेन का वो पार्ट या वो पार्ट्स जो कि सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, डर और रेज, ये सब, खुशी, इन सब से रिलेटेड जो बातें हैं ये कहां से रेगुलेट हो रही हैं? तो भाई अपन ने पढ़ा है लिम्बिक सिस्टम। सबसे बड़ी बात, लिम्बिक सिस्टम जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इमोशन से रिलेटेड बातें, मोटिवेशन से कि आज तो फोड़ देंगे और भयंकर एग्जाम करना है तो पढ़ाई करना है धूम धड़ाके से, ये सारी बातें एकदम से आज टीचर ने पढ़ाया, आज बोला कि भाई मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और फलाना ढीम का बहुत सारी बातें बता दी। आज तो अरे आप तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नीट क्लियर करना है, कैसे भी पढ़ाई करना है, धूम मचा देना है। ये मोटिवेशन की बातें कहाँ से चल रही हैं? लिम्बिक लोब से। लेकिन लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम किसके साथ मिलकर ये सब बातें रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। तो आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। यदि बातें सही से याद है तो तुरंत आंसर लगेगा लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। कॉर्पस कैलोसम का इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पस कैलोसम तो भैया वापस से बार बार बात आ रही है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। थैलेमस का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। थैलेमस तो रिले सेंटर की तरह काम करता है ब्रेन में। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये वाला और ये वाला ऑप्शन वैसे ही हट गया, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जब साफ साफ बातें लिखी हुई है। तो यदि अपन देखें तो साफ लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम, वापस से बात आ रही है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि सेरिब्रम में डीपली एसोसिएटेड है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये मिलकर बनाते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, जो कि काम करेगा किसके साथ में? साफ साफ लिखा हुआ है अलोंग विथ द हाइपोथैलेमस। ये सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, इन सब बातों को रेगुलेट करता है। तो देख सकते हैं कितना सीधा सीधी बातें लिखी हुई हैं भाई। इसके बावजूद यदि अपन नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है भाई, पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को। देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पार्ट, सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम है, और ये सेरिब्रम लिम्बिक सिस्टम के साथ, सॉरी सेरिब्रम नहीं, हाइपोथैलेमस जो है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर, आप यहां देख सकते हैं हाइपोथैलेमस जो है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा और ये अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये आज कुछ पीवाईक्यूज थे जिनके बारे में अपन ने बात की। न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये पीवाईक्यूज आप सभी को अच्छे से आने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बहुत इजी पीवाईक्यूज थे। कुछ पीवाईक्यूज में बस सीधी बात है कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की बातें यदि याद हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, बार बार सोचिए समझिए। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, जब आपको मोटिवेशन फील हो रहा है, उस समय पर लिम्बिक सिस्टम के बारे में सोचिए, उस समय पर एमिगडाला हिप्पोकैम्पस के बारे में सोचिए। जब याद कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, उस समय पर तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन रही है, लेकिन आप रिवाइज कर रहे हैं, वो बातें परमानेंटली आप फिक्स
कर रहे हैं दिमाग में, हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली रिलेट कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उन बातों के बारे में सोचिए, इस समय पर आपकी बॉडी का कौन सा सिस्टम काम कर रहा होगा। इस तरह से जब बार बार रिलेट करके बातें करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो बातें आसानी से याद हो जाएंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ पीवाई